Oh, we are starting. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. आवाज आ रही है मेरी? जी सर, वालेकुम अस्सलाम सर। जी जी सर, आ रही है आवाज। ठीक है सर. We are starting. Today we will revise the inventories. Right? चैप्टर हम जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं. तो इसको देखिए, ये चैप्टर ब्रीफली वी विल डिस्कस. चैप्टर इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. इसको IS2 इसको कवर करता है, इस चैप्टर को. राइट. तो देखिए, इन्वेंट्री पहले डिफाइन करते हैं हम. ब्रीफली वी विल डिस्कस दिस चैप्टर as we have already discussed it in detail, and then we will solve that. I send question on your WhatsApp. Okay. And this is very important chapter, basic accounting के point of view से also. देखिए, इन्वेंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन इन्वेंट्री. ये सब चैप्टर आपके पास है कि इन द मर्चेंडाइजिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेंट्री इज डिफाइंड एज ऑल गुड्स owned and held for the purpose of sale to customers in an ordinary course of business. तो तमाम गुड्स इस पर्पस के लिए कंपनी ने रखी हुई है कि इसको सेल करेगी कंपनी वो कस्टमर्स को. तो ऐसी तमाम चीज़ों को क्या कहेंगे? गुड्स को हम कहेंगे इन्वेंट्रीज, जिसका पर्पस ही यही है कि इसको इसलिए परचेज किया है कि हम इसको सेल करेंगे, तब वो कहलाएगी इन्वेंट्री. राइट. इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कंपनी का जो बिजनेस है, जो ऑर्डिनरी बिजनेस है. राइट. जैसे कोई मर्चेंडाइजिंग कंपनी है, इम्तियाज स्टोर. राइट. तो उसने जो चीज़ परचेज किया फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, तो वो उसका ऑर्डिनरी बिजनेस है और इसको हम कहेंगे इन्वेंट्री. लेकिन IS इसको डिफाइन कर रहा है इन्वेंट्री को ब्रॉड वे में. राइट. देखिए, IS इज डिफाइनिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन्वेंट्रीज एसेट्स which are held for sale in the ordinary course of business. Number one. Number two, in the process of production for such sale. This means it is talking about the work in process. In the for example, for in manufacturing industry के point of view से, those goods which are not still completed, but these are under process in the production process. So these are also called inventories, but it will be the work in process inventory. ठीक है. थर्ड है in the form of materials supplies to be consumed in the production process or rendering of services. ठीक है. ये थर्ड ये कि in the form of materials are to be consumed, यानी कि ये बात कर रहा है स्टोर जो जनरल स्टोर में इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है ना, रॉ मटेरियल की शक्ल में, कंज्यूमेबल स्टोर्स. राइट. ऑयल्स, लुब्रिकेंट्स, जो कि इशू होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, उन सबको भी इन्वेंट्री कहते हैं. ठीक है. तो ये IS ने ब्रॉड वे में ABC को डिफाइन किया. ठीक है. तो ये मैंने आपको फिर समझा दिया इन्वेंट्रीज को. इसकी डेफिनेशन आपको IS के मुताबिक भी आनी चाहिए और मर्चेंडाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल डेफिनेशन. राइट. और देखिए, अकॉर्डिंग टू IS इन्वेंट्रीज, देखो, अकॉर्डिंग टू IS इन्वेंट्रीज should be measured for reporting purpose at the lower cost. तो इन्वेंट्री को एक कंपनी इस लिहाज से भी मेजर करती है कि IS जो है बता रहा है आपको कि एक चीज़, कहने का मकसद है कि हमने एक चीज़ बेच सकते हैं हम 200 रुपए की, कॉस्ट उसकी आ रही है इन्वेंट्री की सपोज 210. ठीक है. तो अब हमने देखना है कि विच इज लोअर, विच वन इज लोअर. क्योंकि एक चीज कॉस्ट आ रही है 210 रुपए और हमारी सेलिंग प्राइस उसकी है सिर्फ 200 रुपए, तो हम क्या करेंगे? 200 रुपए पे उसको वैल्यू करेंगे. ठीक है. देखिए, अकॉर्डिंग टू IS inventory should be measured for reporting purpose at the lower of cost and net real. Cost at the lower of cost और net real, जो चीज कम है उस पर वैल्यू करो, क्योंकि एक चीज बिक ही नहीं सकती 210 रुपए की, तो उसको क्यों वैल्यू करो. ठीक है. तो इसलिए जो लोअर होगी, कॉस्ट लोअर होगी, तो कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे.
और सेलिंग प्राइस वैल्यू होगी लोअर होगी तो उसको सेलिंग प्राइस, नेट रियलाइजेबल वैल्यू में और सेलिंग प्राइस में थोड़ा सा फर्क है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू या एनआरवी इज द वैल्यू ऑफ एसिड दैट कैन बी रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ एसिड, ठीक है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, लेस रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एवेंचुअल सेल आर डिस्पोजल। कहने का मकसद है एक सेलिंग प्राइस उसकी 250 है, लेकिन इसको बेचने पे भी 10 रुपये खर्च हो रहा है, बेचते हैं ना जब, तब मजीद 10 रुपये खर्च हो रहा है बेचने के सेलिंग प्रोसेस के अंदर कुछ, तो हम उसको कहेंगे नेट रियलाइजेबल इसकी कितनी है 250 माइनस 10 240, ठीक है, उसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट से, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस और एनआरवी में ये फर्क है कि हम उसकी जो ड्यूरिंग सेलिंग प्रोसेस में अगर कुछ कॉस्ट इनकर हो रही है तो वो उसमें से माइनस कर देंगे तो कहेंगे एनआरवी, राइट, क्लियर, समझ गए मेरी बात। अब देखो इन्वेंटरी सिस्टम दो है, याद रखो, देयर आर टू इन्वेंटरी सिस्टम, क्या है, परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम एंड पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। क्वेश्चन या तो परपीचुअल से आ सकता है या पीरियोडिक, ठीक है। अब इसको अभी बताते हैं आपको डिटेल में, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, राइट। इन्वेंटरी सिस्टम क्या है, कंपनी यूज एनी वन ऑफ द सिस्टम टू अकाउंट फॉर द इन्वेंटरी। परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, नंबर 2 पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। परपीचुअल का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जो कि कंटिन्यू है, कंटिन्यूएशन, ब्रेक ना हो। पीरियोडिक का मतलब है ब्रेक हो रहा है, राइट, परपीचुअल कंटिन्यू, राइट। तो देखिए इंग्लिश मीनिंग इसकी, ठीक है। परपीचुअल का मतलब होता है कि उसका आपका देखिए देखिए इंग्लिश मीनिंग भी मैं आपको बता रहा हूं, देखो डिक्शनरी में अनइंटरप्टेड, राइट, अनएंडिंग, लॉन्ग लास्टिंग, परमानेंट, राइट, ये इंग्लिश मीनिंग हो रही है इसकी, ठीक है। कंटिन्यूअस इसको कहते हैं सबको, परपीचुअल, राइट। तो अब फर्स्ट भी हमने डिक्शनरी से भी आपको बता दिया इसके मीनिंग, अकाउंटिंग टर्म में देखे, परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, ठीक है, राइट। इन द परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, देखो अब जो ये क्लासेस हो रही हैं, टोटल आज को लेके बस 4 क्लासेस हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इंक्लूडिंग टुडेज 4 क्लासेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, राइट। इनको अब इसको बहुत सीरियसली लो, आप लोगों को वक्त पे ज्वाइन कर लेना चाहिए। इन द परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कंपनीज कीप डिटेल्ड एंड सेपरेट रिकॉर्ड्स, देखो कंपनी कीप डिटेल्ड and separate records of the cost of each inventory item purchased। अगर परपीचुअल सिस्टम है तो कंपनी के पास 200 इन्वेंट्री है, डिफरेंट है, डिफरेंट आइटम्स कंपनी मेंटेन कर रही है, 200 है, एक बड़ी कंपनी है, 200 इन्वेंट्री डिफरेंट नेम्स आइटम्स है, राइट। अब क्या है, अगर परपीचुअल है तो हर इन्वेंट्री का कंपनी विल कीप द रिकॉर्ड ऑफ ईच इन्वेंट्री आइटम, 200 चाहे हो या 400 आइटम हो, कंपनी उसका सेपरेट लेजर मेंटेन करेगी, राइट, जिसके अंदर सेल परचेज रिकॉर्ड हो रही होगी, राइट। सेल का मतलब उसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रही होगी जो सेल करेंगे, और परचेज होगी, सेल होगी यानी कि इशू होगी तो वो उसको रिकॉर्ड करेगी हर आइटम की, चाहे 500 आइटम है उस कंपनी के पास, ये कहने का मकसद। इन द परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कंपनी कीप डिटेल एंड सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच इन्वेंटरी आइटम परचेज एंड सेल, कॉस्ट मेंटेन कर रही है, परचेज कॉस्ट और सेल की कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, रिकॉर्ड्स कंटिन्यूअसली शो द इन्वेंटरी दैट इज ऑन हैंड फॉर एवरी आइटम, हर वक्त, एनी टाइम, इफ मैनेजमेंट वांट टू सी द इन्वेंटरी लेवल ऑफ आइटम से डी, दे कैन सी, है कंप्यूटर में उसका रिकॉर्ड होगा कि इस वक्त ये डी आइटम जो है हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, बाई 20 यूनिट्स है, सेलिंग प्राइस उसकी 100 है और उसकी भाई वैल्यू कितनी है, आपकी 2000 टोटल, ठीक है। अंडर द परचेज सिस्टम एक कंपनी डिटरमाइंस
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ईच टाइम सेल इज मेड। जब सेल मेड होगी तो कंपनी उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकालेगी और क्लोजिंग इन्वेंट्री चेंज हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ परचेज आल्सो कंपनी आल्सो डिटरमाइन द रिसीट्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। रिसीट परचेज होगी तो फिर भी परचेज का रिकॉर्ड आएगा और क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, सेल करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। ये है परपेचुअल सिस्टम, राइट, क्लियर। और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या है? देखो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, देखिए, कंपनीज डू नॉट कीप डिटेल एंड सेपरेट रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच इन्वेंट्री आइटम परचेज एंड सेल। इंस्टेड कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन हो रहा है, इन्वेंट्री वाइज नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, सिर्फ एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। इंस्टेड द कॉस्ट ऑफ आइटम्स परचेज आर डेबिटेड टू परचेज। कोई भी आइटम परचेज किया हमने, एक्स परचेज किया, वाई परचेज किया, जेड परचेज किया, हम एक ही अकाउंट में उसकी कॉस्ट को डेबिट कर रहे हैं। इनवाइस तो हमने फाइल कर दिया और डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट। ए आइटम परचेज किया, टोटल कॉस्ट डेबिट हो गई परचेज अकाउंट। बी आइटम किया, परचेज अकाउंट में डेबिट हो गई। टोटल वैल्यू मेंटेन कर रहे हैं रादर देन टू इन्वेंट्री अकाउंट, ठीक है। दे डिटरमाइन। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? जब हम तो इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक तो तभी आएगा ना, हर आइटम का स्टॉक मेंटेन किया हुआ है, वो हर आइटम का स्टॉक आ जाएगा क्लोजिंग, फिर सबको टोटल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर डिटरमाइन द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओनली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द थ्रू द हेल्प ऑफ फिजिकल स्टॉक टेकिंग। काउंटिंग करेंगे हम फिजिकली कि हर आइटम कितना पड़ा हुआ है, उसको वैल्यू कर लेंगे तो इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब परचेजेस में से क्लोजिंग को माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा ओवरऑल। इस तरीके से निकलता है, समझ गए पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो, अब ये है कि कंपनी जब इशू कर रही होती है ना, देखो सेम आइटम की बात हो रही है, राइट। कंपनी जब आइटम इशू कर रही होती है तो तीन मेथड है। देखो एक ही आइटम है, जैसे ए आइटम है, परचेज कर रहे हैं, पहली दफा परचेज किया था 20 रुपए का, फिर 10 दिन बाद परचेज कर रहे हैं तो 22 रुपीज का, फिर परचेज किया 23 रुपीज के, अब सेल कर रहे हैं इसको 20 रुपए में भी परचेज किया, 21 रुपए में भी परचेज किया, 22 रुपए में भी परचेज किया, ठीक है। इसके बाद इशू कर रहे हैं। अब सवाल ये पता होता है अब किस रेट पे इसको सेल कॉस्ट में ले जाए, 20 पे, 21 पे या 22 पे। तो इस पर्पस के लिए ये तीन सिस्टम आए इशूइंग के लिए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको शॉर्ट में कहते हैं फीफो। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। और वेटेड एवरेज कॉस्ट और मूविंग एवरेज कॉस्ट, तीन मेथड है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है? अंडर फीफो इट इज अज्यूम दैट आइटम्स परचेज फर्स्ट आर सोल्ड और इशूड फर्स्ट। यानी कि जो सबसे पहले परचेज किया था ना, जब मैंने अभी मिसाल दी आपको 20 रुपए में परचेज किया, हम अज्यूम करेंगे जब सेल कर रहे हैं ना, पहले सबसे पहले जो आइटम परचेज किया ना, जिसकी प्राइस कम थी या ज्यादा हो, जो भी हो, जिस रेट पे परचेज किया वो पहले इशू करेंगे। 20 रुपए पे परचेज किया था 30 आइटम, और 21 पे परचेज किया था 50 आइटम्स, और 22 पे परचेज किया था 100 आइटम्स, और इशू कर रहे हैं 110 आइटम। अब 23 तारीख को तो हम पहले इशू करेंगे फर्स्ट, यानी कि 20 रुपए वाला जितने आइटम थे, फिर बाकी जो रिमेनिंग बच गए वो 21 में से चुने, फिर अगर बच गए तो फिर वो 22 वाले, समझ गए। अंडर द फीफो इट इज अज्यूम दैट आइटम्स परचेज फर्स्ट आर सोल्ड और इशूड फर्स्ट, राइट। दैट इज फ्रॉम द ओल्डेस्ट परचेज। आइटम्स परचेज फर्स्ट, इसका मतलब ओल्डेस्ट परचेज हो गई ना, सबसे पुरानी परचेज से पहले इशू करेंगे, सेल करेंगे, फिर उसके बाद 10 एंडिंग इन्वेंट्री। अब देखो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ गया। 10 एंडिंग इन्वेंट्री इज कंपोज्ड ऑफ द लेटेस्ट गुड्स दैट वर परचेज। अगर फीफो मेथड होगा तो एंडिंग इन्वेंट्री में लेटेस्ट आइटम्स होंगे, है, क्योंकि ओल्डेस्ट आइटम सेल कर चुके होंगे, ठीक है। इन दिस मेथड each purchase record is kept separately with its purchase price
every piece sold or issued to production department, issued, sold or issued to production, क्योंकि ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात हो रही है, is subtracted from a particular purchase record until no quantity is left from that record, and then next purchase record is considered. समझ गए? LIFO, under LIFO it is assumed that, and most popular जो है ना समझा जाता है ये FIFO, right? LIFO, it is assumed that items purchased last are sold or issued first. जो आखिर में परचेज कर रहे हैं ना, वो हम जब इशू कर रहे हैं तो हम कहेंगे जो सबसे आखिर में परचेज किया वो इशू कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं. Thus ending inventory is composed of the first oldest goods, लेटेस्ट आइटम्स को हम सेल कर रहे हैं में होगा. ठीक है, इस सिस्टम में, राइट. In this method, also each purchase record is kept separately with its purchase price and every piece ठीक है. In this method, also each purchase record is kept separately with its purchase price. Every piece sold or issued to production department is subtracted from ये वही चीज है particular record until no quantity is left. है, इसका मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे थे, याद रखो. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, और यहाँ पर लेटेस्ट लास्ट इन में बॉटम से अपवर्ड की तरफ जा रहे थे इशू करते हुए. ठीक है, और ये जो थर्ड आइटम है, थर्ड कैटेगरी है वेटेड मूविंग एवरेज. मूविंग एवरेज देखिए, अंडर द एवरेज इट इज अज्यूम्ड दैट ईच इशू सेल इज मेड फ्रॉम द स्टोर फ्रॉम द मिक्स क्वांटिटी. यहाँ ये डिफरेंशिएशन नहीं रखा गया है. इशू कहाँ से हो रहा है? मिक्स स्टॉक से. ये नहीं पता कि पुराना इशू हो रहा है नया, सबको लॉट को मिक्स कर दिया, फिजिकली भी मिक्स कर दिया, राइट. When the average cost method is used, an average unit cost of each item is calculated. Each time जब भी परचेज करेंगे तो रेट हम निकालेंगे, वेटेड एवरेज, मूविंग एवरेज रेट निकालेंगे. टोटल वैल्यू को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करके एवरेज रेट निकालना. ये कॉमन मेथड है डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड व्हेन कंपनी मेंटेन्स परपेचुअल. देखो ये चाहे फीफो लीफो एवरेज अगर परपेचुअल है ना तो ये लेजर इस तरह मेंटेन हो रहा होगा. डेट, रिसिट्स, रिसिट्स के 3 कॉलम है, बता दिया पहले भी. क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और क्लोजिंग स्टॉक के भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. लेकिन इशू करेंगे फीफो है तो फीफो के पॉइंट ऑफ व्यू से, लीफो है लीफो, एंड एवरेज है तो एवरेज. लेकिन ये कॉमन फॉर्मेट यूज हो रहा होगा अगर परपेचुअल सिस्टम है. ठीक है, लेकिन अगर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है तो हम कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रहे हैं. तो ये एक देखो, एक समरी बनाएंगे इसमें. इन्वेंट्री वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, ऐड टू इट गुड्स परचेज. कितनी गुड्स परचेज की सब इसमें ऐड कर दिया. कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और ये देखो फिजिकल स्टॉक टेकिंग की, उसको वैल्यू किया, वो इसमें से माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया. इस तरीके से निकालते हैं. ठीक है, फिजिकल इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेटेड वैल्यूड बाय द रिस्पेक्टिव, और जो इन्वेंट्री को जो वैल्यू करेंगे वो वही रिस्पेक्टिव मेथड से, फीफो लीफो एवरेज, राइट. ये हमारा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है. सब पढ़ चुके. तो अब हम चले हैं, मैंने इसको पूरा रिवाइज भी कर लिया आपको. अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. ये जो मैंने क्वेश्चन आपको सेंड किया, ठीक है, ये मैं शेयर भी कर रहा हूँ जल्दी जल्दी ताकि तीनों पार्ट हो जाए. क्वेश्चन शेयर हो रहा है? जी सर. देखिए, अब बहुत सीरियस हो जाओ आप लोग. क्वेश्चन 4, ठीक है, रिवीजन में आ गया. और क्वेश्चन 4, अब ये सारे रिवीजन के क्वेश्चन सेपरेट रखना. ठीक है, the following transaction of Imtiaz stores show the purchase and sale of a particular item, that is golden bread. ये देखो एक पर्टिकुलर आइटम की बात हो रही है. जब हम भी निकालेंगे हमेशा एक पर्टिकुलर आइटम होगा. गोल्डन ब्रेड है, उसका एक ब्रेड है, उसका नाम है. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2021,
ओपनिंग बैलेंस इसका ये पड़ा हुआ था, 80 यूनिट्स थे और उसका रेट था 250, ठीक है। परचेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, ये परचेजेज हुई 6 मार्च, 12 मार्च, 22 मार्च, राइट। और सेल हो रही है मार्च में, तो मार्च का महीना है, ठीक है। 130, ये 10 मार्च को, 14 मार्च को, 27 मार्च को, ठीक है। ये क्वांटिटी और है, ये देखो, याद रखो सेलिंग, ये यहाँ जो रेट आ रहा है वो सेलिंग रेट है, नहीं इसको हम नहीं यूज करेंगे, सेल्स वैल्यू निकालते हुए यूज करेंगे, है। तो देखिए ये याद रखो। तो अब कंपनी इज यूजिंग परपीचुअल सिस्टम, determine the cost of goods sold for the month of March 2021 and cost assigned to the ending inventory on March 31st under FIFO LIFO average, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 2 भी है, ठीक है, कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट अंडर ईच मेथड, ठीक है। हर एक में ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना है, ठीक है। तो अब आ जाओ, हम सबसे पहले फीफो मेथड करते हैं, नंबर 1 फीफो मेथड, ठीक है। अब ये व्हाट्सएप आप अपना सामने रखो, ठीक, क्वेश्चन को, और इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए, ठीक है। और ये परपीचुअल सिस्टम है, ठीक है। तो हमें पता है कि हम वो सिस्टम, वही लेजर मेंटेन करेंगे, ये देखिए। शेयर हो रहा है फाइल, फाइल शेयर हो रही है सोल्यूशन की, जी सर। हो रही है, हो रही। हो रही है ना, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आप सामने रखो, देखिए। क्या है क्वेश्चन? इम्तियाज डिपार्टमेंटल स्टोर, इसी तरह लिखोगे आप, है उसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, जब सॉल्व करोगे एग्जाम में भी, ठीक है। और देखो, अभी फीफो मेथड कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेंट्री लेजर फीफो सिस्टम गोल्डन ब्रेड, है जो आइटम का भी अगर नाम दिया हुआ है तो लिख दोगे, अगर नहीं दिया हुआ एग्जाम में तो छोड़ दोगे। ये देखो, ये लेजर बनाया, परचेज या रिसीट्स भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, स्टॉक बैलेंस, ठीक है, यानी कि स्टॉक बैलेंस यानी क्लोजिंग, है। देखो यूनिट, 3 कॉलम हुए हर एक मेन के, परचेज के यूनिट्स, रेट, अमाउंट, फिर यूनिट्स, रेट, अमाउंट, यूनिट्स, रेट, अमाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को हम पिक करेंगे, है यहाँ पर, जो 1 मार्च का है ओपनिंग लिया जाएगा ना सबसे पहले, तो ओपनिंग बैलेंस लिया हमने, तो ये देखिए, ये देखिए, आप देखें क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, जस्ट सी इट, है, इसको देखते रहो, कोई इसमें मिस्टेक भी हो सकती है सोल्यूशन में। देखो ओपनिंग बैलेंस लिया, क्वेश्चन को सामने रखो, 80 यूनिट्स, देखो 13 1 मार्च, 80 रेट इसमें देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में 250, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 80 इंटू 250, अमाउंट आ गया, ठीक है। 80 मल्टीप्लाई करके देख लो, तो आप लोग चेक करो सबको, हर चीज को, 80 इंटू 250, ठीक है, 220,000। अब देखो, अब देखेंगे कि हमारी परचेज हो रही है या पहले सेल हो रही है, वो डेट लोगे, याद रखो, है। ये नहीं कि परचेज सारी ले लेंगे, वो पहले सेल भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ परचेज हो रही है, देखो 6 को परचेज हो रही है, तो हमने 6 को लिया, राइट। देखो 6 को परचेज हुआ, राइट। देखो 6 को परचेज हुआ, 150 यूनिट, रेट देखो क्या क्वेश्चन में 255 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 150 इंटू 255 इज इक्वल टू 38। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, बैलेंस हम कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से,
देखो पहले देखो मिक्स नहीं करना है लॉट को, देखिए अब दो, ये तो फर्स्ट को बैलेंस था ना 80, लेकिन अब 6 को बैलेंस हमने इस तरह दिखाना है कि जो पुराना स्टॉक पहले दिखाएंगे, नया देखो, इसलिए आज ये अब देखो 6 तारीख है, 6 तारीख में पुराना स्टॉक ये देखो कॉपी पेस्ट कर दिया 80 250, और फिर ये जो अभी परचेस किया है 150 और 255 38, और इनका देखो टोटल भी अब शो करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गई, ये पहला स्टेप क्लियर हुआ यस सर। सबको, ठीक है। परचेज हुआ था, देखो हमने क्या किया, ये देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के ये बताया कि भाई ये टोटल वैल्यू कितनी है वो भी बताना जरूरी है, ठीक है। इन दोनों का टोटल कर लिया, यानी कि 6 तारीख में बैलेंस कितना है 58, और इंडिविजुअली जो है 80 यूनिट्स, एक वही आइटम है जो 250 रेट के हिसाब से उसकी 20,000 वैल्यू है, और 150 यूनिट्स पड़े हुए हैं ये गोल्डन पीरियड जो 250 रेट के हिसाब से 38,250 है, और फिर ग्रैंड टोटल इनका ये। अब आगे देखो नेक्स्ट डेट आ रही है 10th की, देखो नेक्स्ट जो है वो सेल की डेट है, परचेस की तो 12th की है, इसलिए आप सेल की डेट डालेंगे, है डेट गलत हो गई तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, याद रखो 10th की डेट लिया, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सेल का, तो हमने सेल लिया, तो देखिए सेल लेंगे कितना है, यहाँ परचेज में तो कुछ आएगा नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि सेम डेट में परचेज भी हो रही है सेल हो रही है, तो हम पहले परचेज का ट्रांजेक्शन इनपुट करेंगे फिर सेल का ट्रांजेक्शन इनपुट। समझ आई मैंने क्या कहा, सेम डे में परचेज भी है सेल भी है, तो फर्स्टली यू विल एंटर द परचेज ट्रांजेक्शन, देन यू विल एंटर द सेल ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब देखो 10th को सेल हो रही है 130 यूनिट्स की, 130 यूनिट्स की, सिस्टम है फीफो मेथड, राइट। सिस्टम कौन सा है, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पुराना आइटम है पहले बेचेंगे, तो 130 में से सबसे जो पुराना आइटम है वो सिर्फ 80 बैठे, टोटल 80 स्टॉक है, इसलिए 80 उसका रेट है 250, यहाँ से पिक किया मल्टीप्लाई कर दिया, अब बाकी कितना बचा, बाकी कितना बचा बताओ, 130 सेल कर रहे हैं ना, 180 तो ले लिया पुराने से जो पुराना स्टॉक था, अब बाकी कितना बच गया, रिमेनिंग स्टॉक हाउ मच बोलो, 50 यूनिट्स। 50, ठीक है, एक ही स्टूडेंट बोल रहा है 50, ठीक है 50, और उसका रेट क्या लोगे, कितना, 255 सर। 255, बिल्कुल सही है 255, तो इस तरह इसका भी, ठीक है। अब देखें स्टॉक क्या बचा, 255 तो हो गया, देखो देखो 80 तो एग्जॉस्ट हो गया है, 80 वाला स्टॉक है वो तो खत्म हो गया, अब इसी लाइन में हमने दिखाया कि 10 तारीख को स्टॉक क्या बच रहा है, एक ही आइटम बच रहा है 80, 150 में से 80 में से तो 80 बेच दिया, इसका मतलब वो तो रहा ही नहीं, और 150 में से 50 लिया है तो बाकी बच गया 100, उसका रेट है 100, तो ये देखो 10 तारीख में अब स्टॉक हमारा कितना आ गया, 100 क्वांटिटी है, रेट 255, एक ही आइटम है, तो टोटल यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये एक ही आइटम है, ठीक है। अब देखा नेक्स्ट क्या है, देखा कि भाई अब तो परचेज हो रही है परचेज हो रही है, नेक्स्ट 12th को परचेज है, नेक्स्ट डेट परचेज की है 12th, और ये 160 परचेज कर रहे हैं और 260 का रेट है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब स्टॉक फिर चेंज हो गया, 100 को पहले शो करेंगे पुराना स्टॉक, ताकि पता रहे ये पुराना है, ठीक है, और फिर नया स्टॉक है 160, स्टॉक ये हो गया, और फिर इसका टोटल भी करेंगे क्योंकि दो आइटम है, क्लियर, समझ रहे हो ना। यस सर।
क्लियर हो रहा है सब? हाँ भाई, तो सैफा शाह आप बताइए, क्लियर हो रहा है? रिमशा, सीआर, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट क्या है। ठीक है, 12 तारीख को हमारे पास ये स्टॉक बचा। ठीक है, क्योंकि देखो स्टॉक परचेज हुई तो 100 पुराना आइटम पहले लिखा फिर नया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डेट आ रही है सेल की। ठीक है, और 14 तारीख है सेल की आ रही है, परचेज की तो 23-22 है, तो 14 तारीख को 172 सेल कर रहे हैं। पहले 100 आइटम बेचेंगे ना, पुराना स्टॉक जो है 100 आइटम, 100 आइटम पहले लिए उस लॉट से, पुराना स्टॉक है, उसका रेट है 255। ठीक है, और फिर बाकी कितना बच गया, 172 बेच रहे हैं, 72 फिर हमने 160 में से लिया। ठीक है, उसका रेट है 260, उसे मल्टीप्लाई किया, तो अब देखो 100 तो खत्म हो गए, ये एग्जॉस्ट हो गया, और 160 में से 72 ले लिया, तो बाकी कितना बचा, 160 में से 172 आइटम हमने सेल कर दिया, तो बाकी कितने बचे, 88 सर। 48, और उसका रेट क्या लोगे, वही सर 260 आएगा सर। ठीक है 260, तो ये आ गया। ठीक है, अब आ जाओ फिर, चलिए नेक्स्ट है, अब सेल की डेट आ रही है 22 तारीख, देखो नेक्स्ट डेट है सेल की है। ठीक है, परचेज की नहीं है, तो परचेज आपकी हमने ले लिया ये परचेज नहीं, हाँ, अब लो 14 तारीख। ठीक है, 14 तारीख को हम सेल कर रहे हैं 172, ये ले लिया ना। अब परचेज की डेट आ रही है 22 को, है, अब परचेज की डेट आ रही है। ठीक है, 14 तक तो ले लिया, तो परचेज की डेट में फिर देखो, पहले पुराना स्टॉक लिखा, यहाँ परचेज की डेट 180 परचेज कर रहे हैं, देखो एट दी रेट ऑफ 262, ये ले लिया। पहले अब स्टॉक क्या होगा, पुराना पहले लिखा और फिर नया लिखा, मिक्स नहीं करना है ये। अब देखो ये स्टॉक मेंटेन हो गया, इसलिए टोटल भी किया, यहाँ पर ब्रैकेट लगाया। ठीक है, अब देखो 27 तारीख महीने का इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं, और ये पर सेल है। ठीक है, सेल है कितनी, 27 तारीख को 190, तो पहले 88 बेचेंगे, बाकी जो रिमेनिंग होगा वो 180 में से लेंगे, सेकंड स्टॉक जो है, राइट। 88 पहले आएगा, पुराना स्टॉक सबसे, क्योंकि फीफो है। ठीक है, उसके बाद दिया 88, अब बाकी कितने बच गए, 190 में से 88 माइनस किया, क्या बचा, हाउ मच, 102 सर। 102, 102, और उसका रेट 262 है, ये ले लिया, ताकि इस 102 इसलिए लिया कि ताकि 190 हो जाए पूरा। ठीक है, अब देखिए, अब इस तरीके से आपका स्टॉक आज की तारीख 27 तारीख में ये बचा है 78, उसमें से, और इस तरह ये हमारी एंडिंग इन्वेंट्री, एक ही आइटम बच रहा है इत्तेफाक से। ठीक है, तो ये आपकी 27 में जो इन्वेंट्री बची, वही आपकी 31 में बचेगी, उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, इसलिए ये देखो यहाँ पर हम कॉपी नहीं, इसी को ही ले लेंगे। ठीक है, 262, और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आएगी, ये पूरे महीने के टोटल को जमा करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी, टोटल अमाउंट वंस ये सब जमा कर लिए, 12,750, 25,500, 18,000, 22,800, 20, इस तरह ये सब प्लस किए, तो ये इसकी वैल्यू आ गई, वैल्यू इतनी हो गई, और फिर इसकी क्वांटिटी भी जमा कर ली। ठीक है, रेट नहीं जमा करोगे, ठीक है, मुख्तलिफ रेट है ना, तो थोड़ी प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गया आपको। तो अब आपका ये कंप्लीट हो गया। पार्ट बी भी इसका कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकालो, तो क्या करेंगे, जो सेल हुई है ना,
130, 172, 190 इसको वैल्यू कर लेंगे पहले। देखो 130 एट द रेट ऑफ 300 प्लस 172 एट द रेट ऑफ 310 और 190 एट द रेट ऑफ 315, इन सबको से जमा किया तो सेल हमारी इतनी आई, और इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये फिगर यहाँ से पिक किया 126, तो ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? भाई क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन प्लीज स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी कैन आस्क। बोले क्लियर? सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दोबारा बता दें सर, ये 300 कैसे है? देखिए कॉस्ट ऑफ गुड 300 सोल्ड, ये तो देखो यही तो है ना, फिगर आ रही है हमारी 20,000, 1270 पूरे महीने की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इन्हीं को सम कर लोगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के कॉलम में ये जो फिगर्स आ रही हैं, जो इश्यूएंस हो रही है सेल, ये सारा कॉलम टोटल किया तो 126 आ गई। ठीक है, ये इसमें से माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर हो गया? जी सर। चलो ठीक है, हम इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, है? कोई प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, समझ गए ना? ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो नहीं हमारे पास, वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो आइटम वाइज नहीं निकाले जा सकते हैं, याद रखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट आइटम वाइज निकाला जा सकता है, वो निकाल दिया आपने। ठीक है, तो ये आपके पास चीज़ कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो अब आ जाओ सेकेंड आइटम। ठीक है, इसको सॉल्व भी नहीं किया, ये सब है सेकेंड आइटम। ठीक है, लीफो मेथड, कम टू द लीफो मेथड। ठीक है, तो फाइल शेयर हो रही है लीफो वाली, यस सर। देखिए, थैंक यू। ठीक है, लीफो मेथड है बी पार्ट। ठीक है, देखिए वही आपने लिखा, इम्तियाज डिपार्टमेंटल स्टोर लीफो मेथड। ठीक है, मार्च 2021। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस सेम तरीके से वही पिक किया हमने, 180, 250। ठीक है, अब देखिए सेकेंड डेट आ रही है परचेज की, सबसे पहले परचेज कर रहे हैं 6 को। ठीक है, देखिए 6 को परचेज किया, राइट? कितना परचेज कर रहे हैं देखो, 150, 150। 150 परचेज किया। ठीक है, और किस वैल्यू में? उसका रेट है 230, नहीं 255, 255। तो ये आपके पास परचेज की फिगर आ गई, उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इस तारीख की डेट आ गई हमारी, ये स्टॉक क्या हुआ, और प्लस ये स्टॉक उठ के आया यहाँ पर 150 और 255 और 38, 250। ठीक है, इसको टोटल कर लिया है, क्योंकि राइट। अब देखिए नेक्स्ट डेट है, देखो 6 को हमने परचेज किया है, तो परचेज में अब 6 तारीख को स्टॉक हमारा ये, और ये इसका ब्रेकअप है। ठीक है, 80 को पहले यहाँ लिया है। अब आ गए नेक्स्ट पे, कि अब हमने देखा, तो याद रखो कि अब 6 जब हम लिखेंगे नेक्स्ट डेट, सेल की डेट है 10th, 10th यहाँ से स्टार्ट करोगे, क्योंकि इस रो में तो स्टॉक आ रहा है ना, ये भी याद रखो। अब हम कहाँ पर स्टार्ट लेंगे इसका,
ये यहाँ से, या ब्लैंक है ये लाइन, पूरी ब्लैंक है ना, यहाँ से नहीं करोगे, यहाँ तो स्टॉक आ रहा है ये। तो यहाँ पर देखा 10th में हमारा क्या आ रहा है, 10th में सेल हुई है, देखो 10th में सेल हो रही है 130, और सिस्टम है लीफो, याद रखो लीफो, राइट। तो किस तरह हम यहाँ पर सबसे पहले लीफो मेथड है, ठीक है, सेल हो रही है 130 है, तो लीफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। कितनी क्वांटिटी लिखेंगे यहाँ पर, बोलो। 130 ही सर, 130 देखो, क्योंकि 135 यहीं के से केस। हमारा लास्ट से पूरा कवर अप हो रहा है यहाँ। देखो 150, हम तो 130 ले रहे हैं, इसलिए ये इसी लॉट से पूरा हो जाएगा, जैसे पुराने लॉट को टच करने की जरूरत ही नहीं होगी, लीफो मेथड है ना, तो 130 हमने इसी लॉट से ले लिया, लेकिन याद रहे कि ये 150 में से लिया है, ये भी याद रहे कि 150, और रेट यहाँ क्या आएगा, 255। वो 255, ठीक है, 255 रेट आएगा यहाँ पर। कितना हो गया ये, तो मल्टीप्लाई करो, तो आ रहा है 130 इंटू 255 इजिकल टू 33, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर स्टॉक क्या बचा, 80 एज इट इज रहा, देखो इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, 80 को तो टच नहीं किया, और यहाँ से 130 में से ये सिर्फ जो पुराना नया स्टॉक था सिर्फ 20 बच गया, 20 है, और इसका रेट है 255, ठीक है। ये देखो, ये स्टॉक आया, ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। और इसको फिर टोटल हमने किया, ठीक है, क्योंकि दो वैल्यू आ रही है, तो ये टोटल भी यहाँ लिख दो, ठीक है, कितना आएगा टोटल, क्लियर। अब आ जाओ, जी सर। 10th के बाद देखो परचेज हो रही है, 12th आ रही है, 10th के बाद परचेज की डेट है, तो 12th पहले एंट्री करोगे, ठीक है, बिल्कुल ऑर्डर डेट को कंसीडर करोगे, परचेज की डेट है 12th, 12th की परचेज है, तो कितनी परचेज है, तो ये हमारी परचेज है 12th की 160, 160, और इसका रेट बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, यहाँ बढ़ रहा है, कोई रेट कम, कोई रेट कम भी हो सकता है, वो कम ले लेंगे 260, ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यह देखो 12 तारीख को स्टॉक क्या बचेगा, ये देखो अब 3 स्टॉक उठेंगे, 80, देखिए ये पुराना स्टॉक हमारा, और फिर ये स्टॉक आया 160, देखो 260, अब हम इन तीनों को वैल्यू करेंगे, ठीक है, देखो ये पहले से दो स्टॉक पड़े थे, 80 20 ये पहले लिखा, फिर 160, फिर 260 इसका रेट, और ये अब इन तीनों का वैल्यू करो, यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, तो भाग से ये देखो 66 इस वक्त हमारे पास माल पड़ा हुआ है, और 3 80 आइटम है एट दी रेट ऑफ 250, 20 आइटम है एट दी रेट ऑफ 255, 160 आइटम है एट दी रेट ऑफ 260, और ये वैल्यू इंडिविजुअली आ गई और ये टोटल भी आ गई, ठीक है। अब 12th के बाद देखें, 12th के बाद सेल हो रही है 14 तारीख को, सेल हो रही है ये, अब देखो इसके नीचे लिखेंगे, याद रखो ये देखो, यहाँ से शुरू होगा, 14 सेल हो रही है, 14, ठीक है। अब सेल कितनी हो रही है, देखो 14 में 172, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो 172, तो यहाँ पहले क्या क्या कितने आइटम आएंगे फिर, 160 मल्टीप्लाइड बाय 260। 160, गुड, 260, और फिर
बाकी कितना बचा है, देखो याद रखो 160 यहाँ से स्टॉक से एंड हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। अब बाकी हमें कितने लेने हैं, 170 कितने लेंगे अब, 12 सर, 12 है, 12 12 12 मल्टीप्लाइड बाय 255। नेक्स्ट ये देखो यहाँ से लिया 255 रेट आया है, 255 और इसको 255 255 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये हो गया आपको 172 पूरा। अब देखो ये नहीं लिखेंगे, 160 तो निकल गया, तो 1 ये 80 को तो टच नहीं किया, 80 एज इट इज आ गया, और यहाँ से सिर्फ कितना बचा 8 सेकंड लॉट यूनिट्स, में कितना 8 यूनिट्स। 8, ठीक है 8 और वो 8 बचा है, 160 आपका जो है हाँ 80 और फिर 8, ठीक है 160 तो खत्म हो गया पूरा, और यहाँ से आपका 80 और ये 8 और इसका रेट है 255, ठीक है राइट, और ये 160 को नहीं लेंगे, ये तो पूरा कंज्यूम हो गया है, ये तो सेल हो गया ना 160, ठीक है 80 एज इट इज रहा, और इसमें से बाकी ये 160 तो पूरा सेल हो गया, तो अब इसको फिर इसको हमने टोटल वैल्यू किया, समझ गए, क्लियर हो रहा है। जी सर, यस सर। अच्छा अब इसको फिर वैल्यू कर लिया, तो 2 स्टॉक है, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपके पास इस तारीख को, हमारा 14 तारीख को स्टॉक की टोटल वैल्यू अमाउंट में ये, ठीक है इंडिविजुअली है। अब देखो 14 के बाद फिर परचेज कर रहे हैं, देखो नेक्स्ट है 22 तारीख, 22 तारीख को परचेजेज हो रही, यहाँ लिखोगे यहाँ पे 22 तारीख 22 कितनी परचेज हो रही है 180 मल्टीप्लाई और रेट है इसका 262, ठीक है, तो अमाउंट हो गया ये देखिए राइट। अब देखो स्टॉक हमारे पास क्या आया, ये पुराना स्टॉक पहले था, ठीक है, और अब ये नया स्टॉक आया, देखिए कितना है 180 और 262 और ये अमाउंट है, ठीक है, इस तरह हमारे पास स्टॉक अब इस ट्रांजेक्शन के बाद कितना हो गया, देखिए अब इस सबको जमा कर लोगे, है 3, ये स्टॉक हो गया, ठीक है परचेज की। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 22 के बाद हमारी सेल की डेट आ रही है, ठीक है 22 के बाद देखो सेल की डेट आ रही है, कितनी है 27 तारीख को 27 को, तो 27 को देखा सेल कितनी हो रही है 190, सिस्टम है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है सेल हो रही है 190 लास्ट, क्या लेंगे सबसे पहले कितना आएगा 180 यूनिट सर, 180, देखो 180, ठीक है एट द रेट ऑफ 262, फिर लेंगे नेक्स्ट लॉट में से 8, ठीक है 8 और उसका रेट है 255, अभी भी पूरा नहीं हुआ, अब 2 स्टॉक हम कहाँ से लेंगे पुराने में से है, जी तब 80 जाके में 180 होगा ना, देखो यहाँ से ज्यादा, अब 2 स्टॉक लिया और उसका रेट है वो लिया 80 में से, उसका रेट है 250, ये कवर हो गया, क्लियर हो गई बात। जी सर। कहाँ से आ गया सर? हाँ बोलो।
5250 कहाँ से आ गया सर? वो रिपीट करें सर। क्या कह रहे हो? देखो सेल हो रही है 190 की, सिस्टम है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, तो 180 लिया मैक्सिमम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लॉट है 8 ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, वो ले लिया। अब बाकी बच गया 2, वो यहाँ से लिया 80 में से, तो इस तरह पूरा हो गया। ठीक है, तो ये लॉट और ये लॉट खत्म हो गया। सिर्फ यहाँ देखो स्टॉक में सिर्फ 72 बचा है, यहाँ पर 72 बचा, बाकी ये सब खत्म हो गए। 78 ना बचे सर? 78 नहीं बचेंगे? 78, यू आर राइट, यू आर राइट, 78, ठीक है, आई एम मिस्टेकन, राइट, ये आ गया। अब देखें खत्म, ठीक है, अब हमारा कोई ट्रांजेक्शन नहीं, तो इसका मतलब जो ये लास्ट में जो अमाउंट 27 में बचा है सिर्फ ये एक ही लॉट है 19, यही हमारा यहाँ पर आ गया 19,500, ठीक है, क्लोजिंग में भी यही आ गया, ठीक है। और ये इसका टोटल अब करोगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, परचेज का टोटल तो मांग नहीं रहा है तो हम नहीं कर रहे हैं, इनको सबको टोटल किया, ठीक है, तो कितना आ गया ये 127,510, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। अब याद रखो, देखो यहाँ पर कर रहा भाई, देखिए एक चीज नोट करो भी यहाँ पर कि आपने जो नोट करने की बात है कि हमारा यहाँ है लीफो सिस्टम, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट, तो इज इशूड फर्स्ट या सोल्ड फर्स्ट, तो आप देखोगे लास्ट इन फर्स्ट आउट, हमारा रेट बढ़ रहे हैं ना, अवर रेट इज इंक्रीजिंग, तो आप देखोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अगर रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो लीफो में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हायर होगी, बल्कि हाईएस्ट होगी। देखो फीफो में कितनी आ रही थी 126,574 और यहाँ पर आइए 127, इंक्रीज हो गई, इससे फीफो में थी क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था या लास्ट इन फर्स्ट आउट, अगर रेट इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी कॉस्ट ज्यादा आएगी, ठीक है। और एवरेज में आप देखोगे वो आपका जो है एवरेज सिस्टम में वो आपका इन बिटवीन होगा इन दोनों सिस्टम के, ठीक है। तो ये आपके पास एंडिंग इन्वेंटरी भी आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ग्रॉस प्रॉफिट पार्ट 2, सेल तो वही रही, सेल में तो कोई चेंज नहीं होगा, उसी तरह वर्किंग कर ली। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो ये 127,510 उठ के यहाँ गई, राइट, राइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपने देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ रिड्यूस हो जाएगा, याद रखो, ग्रॉस प्रॉफिट, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे सवाल आ सकते हैं कि अगर लीफो मेथड है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी द हाईएस्ट एंड ग्रॉस प्रॉफिट विल बी द लोएस्ट। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हाईएस्ट होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले क्या था, फीफो में ग्रॉस प्रॉफिट था 25,596 और यहाँ पर आया देखो 24,660। एनी क्वेश्चन? नो सर। और स्टूडेंट सबको क्लियर? क्लियर हो गया? हाँ, कंप्यूटर बच्चा क्या कह रहा है भाई? ठीक है, आगे चले? जी सर। ठीक है, अब आ जाओ एवरेज मेथड में, इसको इसका करेक्ट वर्ड यानी कि बेहतर वर्ड, अप्रोप्रिएट वर्ड है एवरेज भी कह दो, मूविंग वेटेड एवरेज कर लो, लेकिन करेक्ट वर्ड जो है वो मूविंग एवरेज है,
ठीक है, ये याद रखो, मूविंग एवरेज। ठीक है, आप लेकिन आप वेटेड एवरेज भी कह सकते हो, एवरेज भी, राइट। थर्ड मेथड है एवरेज मेथड। ठीक है, वे मूविंग एवरेज मेथड। तो थर्ड अब सी पार्ट करते हैं। ठीक है, कम टू द सी पार्ट। देखिए पार्ट सी, इम्तियाज डिपार्टमेंटल स्टोर इन्वेंट्री लेजर एवरेज मेथड। ठीक है, गोल्डन ब्रेड आइटम लिखा हुआ है तो ये लिखना भी जरूरी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले स्टॉक ले लिया, फिर उसी तरह जैसे पहले किया है, स्टॉक को मेंशन किया। है 80, देखो क्या लिखा है 80 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 250, और ये आपके पास आ गया 20,000। ठीक है, अब देखो परचेज हो रही है, आपको बताया था कि याद रखो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर सेम डेट में चाहे फीफो चल रहा हो या लीफो या एवरेज, सेम डेट में इफ परचेजेज एंड सेल आर मेड सेम डेट में, प्रैक्टिकली तो होता ही ऐसा। ठीक है, द परचेज ट्रांजेक्शन फर्स्ट, देन ऑन द नेक्स्ट रो में सेम डेट डालोगे और फिर सेल का ट्रांजेक्शन डालोगे, पहले परचेज का ट्रांजेक्शन डालोगे फिर सेल का डालोगे, अगर सेम डेट में आ रही डेट रिपीट हो जाएगी। तो अब देखो 6 परचेज की डेट है, पहले परचेज की डेट है। ठीक है, वही रिपीट हो गया 150, देखो 150 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 255 और अमाउंट 38 हो गया। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पर हम अगर ये फिर देखो रिपीट कर रहा हूँ, अगर सेल भी हो रही होती तो यहाँ इस रो में नहीं लिखते, पहले परचेज को अपडेट करते, रेट को अपडेट किया जाता, फिर इस नीचे फिर लेते, दोबारा 6 यहाँ लिखते और फिर इशू दिखाते। इसी लाइन में नहीं ले सकते थे, क्योंकि पहले तो इसको अपडेट करना है, चाहे फीफो लिखो, स्टॉक को अपडेट करो फिर करो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टॉक मिक्स हो रहा है यहाँ पर। यार ये देखो, ये कौन, शोर नहीं करो, ये बच्चे को हटा दो वहां से, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है ना इसे। Who is doing this? यहाँ से इसको बंदे को हम एक्सक्लूड कर देंगे। बुरी बात है, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। देखिए 6 डेट को है, अब हम क्या करेंगे, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर देंगे, है ये मिक्स। देखिए क्वांटिटी एडेड इन क्वांटिटी, लास्ट क्वांटिटी, तो परचेज में ये 150 प्लस 80 कितना हो गया, 150 प्लस 80, हाउ मच इट कम्स, कितना आया भाई, 230 है, देखो 230। और अभी रेट नहीं निकालोगे, वैल्यू को वैल्यू में जमा करो, पिछली वैल्यू थी 20,000
है 20,000 प्लस करंट वैल्यू 38,250, इन दोनों को जमा किया तो हमारा आ गया 258। देखो 258। अब रेट कैसे निकालेंगे? मूविंग एवरेज है ना। नाउ वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी, 58 250 डिवाइडेड बाय 230 और रेट आ जाएगा। और 2 डिजिट्स में इसको राउंड ऑफ करोगे। ये देखो अब करके डिवाइड करके देखो, यही आ रहा है। सही है, समझ गए? ठीक है, अब देखें नेक्स्ट डेट है सेल की। ठीक है, सेल हो रही है आपकी कितनी, देखें 10th को सेल हो रही है 10th को, 6 के बाद आ रही है 10th और 130 यूनिट सेल हो रही है। ठीक है, देखिए 130 यूनिट। देखिए 130 यूनिट्स की सेल हो रही है। ठीक है, 130 यूनिट्स हम अब यहाँ पर टोटल ले लेंगे 130। और रेट कहाँ से ले रहे हो? 253। ये देखिए मूविंग एवरेज लास्ट रेट 253। ठीक है, ये जो रेट आ रहा था यहाँ पर 6 तारीख को जो रेट आ रहा था ना, वो रेट लिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 0 डेसिमल में, अब टोटल अमाउंट को 0 डेसिमल में राउंड ऑफ करोगे। ठीक है, यहाँ पर यहाँ डेसिमल नहीं देने की जरूरत है, रेट में डेसिमल देना। 130 मल्टीप्लाई बाई 253.26, इट कम्स 32,923.8, इसलिए 24 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या किया, स्टॉक क्या हुआ, 230 में से 130 माइनस हुआ, सेल हो रही है ना, 230 पहले था, इसमें से 130 माइनस हुआ 100। वैल्यू में से वैल्यू को माइनस किया, 58 250 माइनस 32, तो देखो ये आ गया 55। देखो 58 पहले थी वैल्यू, लास्ट वैल्यू 58 250 माइनस 32,924 25,326। अब इसको फिर 100 से यूनिट से डिवाइड कर दिया तो है, तो ये आपके पास वही रेट आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये? क्लियर? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डेट क्या है, 14। 14 में परचेज कर रहे हैं। देखिए 14th में नहीं, हाँ 12th में, 12th की बात हो रही है, 12th में परचेज कर रहे हैं 160 यूनिट्स। ठीक है, 12th में 160 यूनिट्स परचेज किया। देखें क्या हो रहा है, देखें 160 यूनिट्स परचेज किया, तो अब 100 में देखिए देखिए 160 परचेज किया 12th में, तो अब क्या होगा, 160 14th में स्टॉक था हमारे पास, फाइल में दोबारा लोड करूं, एक मिनट, ब्लैक नहीं जा रहा है इसका।
ये कैसे जाएगी भाई, ये कौन बताएगा ये? और क्या? सर इसको माउस से ड्रैग करके देखें नीचे। पता नहीं ये किसी स्टूडेंट ने तो नहीं कर दिया ये। फिर वही आ रहा, माउस से भी नहीं जा रहा ये। स्टॉप शेयरिंग करूंगा तो फिर शायद ये जाए। दोबारा शेयरिंग करते हैं। और अब गया। स्टॉप, स्टॉप शेयरिंग करके फिर जाए। किसी ने शरारत की है क्या? आवाज अरे सही नहीं आ रही है सर। हाँ, आ गया, आप सही है। देखें, हम बात कर रहे थे 12 तारीख की। देखो 12th हमने यहाँ तक 10th तक कर लिया था, ठीक है। अब देखें 12th को परचेज कर रहे हैं 160 है। देखो परचेज कर रहे हैं 12th को 160 एट द रेट ऑफ 260। तो अब देखो ये वैल्यू, स्टॉक चेंज हो गया है। 100 प्लस 160 260, वैल्यू को वैल्यू में ऐड कर दिया। 25,326 और प्लस 41 600 इसको जमा किया तो ये आ गया। अब इसको वैल्यू को क्वांटिटी से डिवाइड किया तो देखो 257 आ जाएगा। समझ गए? क्लियर हुई बात ये? जी सर। ठीक है। और फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर यहाँ पर सेम डेट को आ रहा होता तो पहले हम यही स्टॉक 12th को निकाल लेते, फिर दोबारा यहाँ लिखते 12th, फिर इशू करते। पहले स्टॉक को आपने अपडेट करना है, फिर परचेज सेल की डेट आएगी है, वो फिर डेट आ जाती 12 तारीख की, बस ये फर्क है। अब देखो 14 को हम सेल कर रहे हैं। देखो 14 को सेल हो रही है 172, ठीक है। नेक्स्ट सेल की डेट है 172, राइट। अब 172 में रेट क्या लेंगे हम 14 को, बताओ क्या रेट आएगा? 257 सर। 257.41 है। 41। 257.41 है ये लास्ट रेट जो था, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई हो गया ये, ठीक है। और अब देखो वैल्यू, देखो 288 था, 288 में से 172 माइनस कर दिया। सेल हो रहा है ना, 280 260 पहले था, इसमें से 172 माइनस हुआ तो 88 बच गया। अब वैल्यू में से वैल्यू को माइनस किया, लास्ट वैल्यू थी 66,926 माइनस 44,275 तो 37 आ गया। देखो फिर देखो, देखें 66 थी वैल्यू है, 66,926, 66,926 माइनस, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 44,275, वैल्यू कितनी आ गई 22,651। अब इसको डिवाइड कर दिया है, राउंडिंग डिफरेंस आ सकता है ना, देखो आ रहा है यहाँ पर 22,651 डिवाइडेड बाई 88। तो आपने देखा
राउंडिंग 257.40 आ गया, ठीक है, राउंडिंग का इफेक्ट आ गया इसमें, ठीक है। तो ये आपने हो गया। अब देखो नेक्स्ट डेट है परचेज की, ठीक है, नेक्स्ट डेट देखो, परचेज की डेट आ रही है। देखो परचेज क्या हो रही है, 27 तारीख को कितनी, 22 तारीख को परचेज हो रही है, कितनी हो रही है, 180। देखिए क्वेश्चन में देखे 180 और रेट है इसका 262, इससे मल्टीप्लाई है। आप देखो, आप देखो 88 प्लस 180, ये देखो मिक्स कर रहे हैं ना, 88 पहले था, उसमें 180 प्लस कर दो, 88 प्लस 180 इट कम्स 268। अब वैल्यू को वैल्यू में ऐड करो, इस तरीके से चलोगे। लास्ट वैल्यू थी 22651 प्लस 47160, दिस कम्स 69 है, 69 आ गई है, 69, राइट। अब इसको डिवाइड करो वैल्यू को क्वांटिटी से, 69 डिवाइडेड 268 को राउंड किया तो क्या आ गया, 260.49। देखो 260.49, क्लियर, क्लियर हो गई बात, सर, यस सर। ठीक है। अब देखें यहाँ तक क्लियर हो गया। अब लास्ट ट्रांजेक्शन है सेल का, ठीक है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर 22 को ही सेल हो रही होती तो हम पहले इसको कंप्लीट करके फिर दोबारा 22 लिख के हम फिर उसको इशू करते, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट डेट है 27 की सेल की, और सेल हो रही है 1190 है। रेट कहाँ से उठाया, मूविंग एवरेज लास्ट मूव 260, यहाँ लिखा 260, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, रेट वहां से पिक करेंगे स्टॉक से लास्ट रेट, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 डेसिमल में इसको लिख दोगे। अब यहाँ पर क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस की, 268 माइनस 190, सेल हो रही है तो माइनस होगी, तो 78 यहाँ आना चाहिए, 78। वैल्यू में से वैल्यू को माइनस किया, 69,811 माइनस 49,493, ठीक है, 20,318 है, 20,318। अब इसको डिवाइड कर दिया, फिर ये आ गया, सेम आ गया, ठीक है। अब देखा आपने, अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए 31 को भी यही वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को जमा कर लिया सबको, ठीक है। 32,924 प्लस 44,275 प्लस 49,493, तो ये आ गया आपका कितना हो गया, सब मिला के 126,692। और स्टॉक हमारा जो आखिर में बच रहा है, तो अगर 2 लॉट होते तो दोनों को सब जमा करते, तो 23 ले लिया, ठीक है, स्टॉक हमारा, ठीक है। लेकिन याद रखो लास्ट में जो है, अगर फीफो लीफो है तो लास्ट में 2 मुख्तलिफ डेट के भी स्टॉक आ सकते हैं, तो दोनों को जमा करके लिखा जाएगा इन्वेंट्री में। तो ये अब आपके पास इन्वेंट्री भी आ गई। तो आप अपने यहाँ पर नोट भी करो कि आपकी इन्वेंट्री जो होगी ना, देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी जो आएगी वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आई, देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आपकी मूविंग एवरेज में इन बिटवीन फीफो लीफो आएगी, है। देखो कॉस्ट अगर रेट बढ़ रहे हैं, देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी हाईएस्ट इन, किसमें होगी हाईएस्ट, बोलो, लीफो में सर। लीफो में है, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना। देखो कॉस्ट अगर इफ कंडीशन ये, इफ प्राइसिंग आर इंक्रीजिंग, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी द हाईएस्ट इन लीफो and lowest in the FIFO and moving average in between, मिड वैल्यू होगी, मिड वैल्यू होगी। क्या बताया आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है,
अक्सर प्रोफेशनल एग्जाम में ये पूछते हैं, ठीक है, आपका प्रोफेशनली एग्जाम है, ठीक है, सीए आईसीएमए में तक में, कि अगर कंपनी मेंटेन कर रही है फीफो लीफो एवरेज, तो अब प्राइसिंग आर इंक्रीजिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड will be highest in the LIFO and lowest in the FIFO, whereas in the average moving average mid value, इस दोनों का एवरेज तकरीबन, ठीक है, whereas inventory will be the highest in which method, बोलो किस मेथड में इन्वेंट्री हाईएस्ट होगी? फौरन बताना चाहिए। एवरेज मेथड में से फीफो में हाईएस्ट होगी ना, देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पुराना आइटम बेच रहे हैं तो नया आइटम आखिर में बच रहा है। इन्वेंट्री विल बी हाईएस्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी द हाईएस्ट इन फीफो, एंड इन द लीफो क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी द लोएस्ट। लीफो में लोएस्ट होगी क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट बेच रहे हैं ना, इन्वेंट्री विल बी द लोएस्ट, और फिर वही वेटेड एवरेज में मिड वैल्यू, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट की बात आ रही है, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी द हाईएस्ट इन विच मेथड, बोले भाई, रिपीट करो। ग्रॉस प्रॉफिट विल बी द हाईएस्ट है, देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में फीफो मेथड में हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लोएस्ट हो रही है, इसका मतलब फीफो मेथड में ग्रॉस प्रॉफिट हाईएस्ट होगा, है, ग्रॉस प्रॉफिट फिर हाईएस्ट हो जाएगा ना फर्स्ट इन, और लीफो में ग्रॉस प्रॉफिट लोएस्ट हो जाएगा, है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब हाईएस्ट हो रही है तो ग्रॉस प्रॉफिट लोएस्ट होगा, और एवरेज में इन बिटवीन मिड वैल्यू आएगी, फिर वही मिड वैल्यू, ठीक है। अब इसका पार्ट बी, मेरी बात समझ गए? तो बात जो की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये सब, ठीक है। पार्ट टू देखिए, पार्ट टू क्या है? सेल, वही सेल तो वही होगी 130 इंटू 300 प्लस 172, तो यहाँ वर्किंग भी शो कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 172 इंटू 310 सेलिंग रेट प्लस 190 इंटू 3, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 152, ठीक है, 152 172 152 170 सेम वैल्यू आ गई, ठीक है। और अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस की 126, ये ऊपर से फिगर रीड की तो कितनी आ गई आपने, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया 25,452, और ये एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ लिखेंगे, और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। क्लियर हो गया? पार्ट सी भी क्लियर हो गया? बोलो स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? फीफो लीफो एवरेज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बोले एनी क्वेश्चन? हाँ, हुज़ैफा शाह, आपका कोई क्वेश्चन? हमाद खालिद, क्लियर हो गया? मोहम्मद काशिफ, बोले कोई बोल नहीं रहे हो? तीनों पार्ट क्लियर हो गए? भाई मेरी आवाज आ रही है?
है? प्लीज रिप्लाई। क्लियर हो गया? क्लियर हो है? सर। सबको क्लियर हो गया? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी सर क्लियर है। है? क्लियर हो गया ना? जी सर। अच्छा, अब ऐसा है कि क्या नाम है, कल के दिन हम जो है एक तो पीरियोडिक सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है? पीरियोडिक सिस्टम से जी आपको थोड़ा सा, ये देखो पीरियोडिक सिस्टम में मैंने ये अभी 2-4 मिनट है, पीरियोडिक सिस्टम में ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे उसके ऊपर, क्या नाम है, स्पेशल जर्नल पे। टाइम जो बचेगा फिर हम स्पेशल जर्नल को रिवाइज करेंगे कल के दिन। पहले पीरियोडिक सिस्टम, तो पीरियोडिक सिस्टम को ये मैं रीड अभी कर देता हूँ। देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड व्हेन कंपनी मेंटेन्स पीरियोडिक सिस्टम। देखिए, फॉलोइंग स्टेप्स आर मेड, ये याद रखो, नहीं ताकि कल ये नहीं पढ़ाना पड़े। देखिए 5 मिनट्स अभी हमारे पास मौजूद है। देखिए कैसे लेंगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एट द बिगनिंग, ये हमें गिवन होगा। फिर हम क्या करेंगे, परचेजेस गिवन है, सारी परचेजेस को जमा कर देंगे इसमें, राइट? तो हमारे पास अवेलेबल आ जाएगा। उसके बाद आपके पास स्टॉक टेकिंग जो है, इस तरह सॉल्व करेंगे। स्टॉक टेकिंग, फिजिकल इन्वेंट्री जो हमारे पास बची हुई होगी। देखो याद रखो, पीरियोडिक में हम पहले इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को, फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। जबकि परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले कंप्यूट हो रही होती है, फिर एंडिंग इन्वेंट्री कंप्यूट हो रही होती है। तो यहाँ पर आपने ये देखो, यहाँ पर स्टार्ट कैसे किया, ओपनिंग लिया, परचेजेस को जमा किया तो अवेलेबल आ गया टोटल, टोटल गुड्स अवेलेबल। अब जो स्टॉक दिया हुआ है उसको वैल्यू कर लिया, किससे, और वो उसी मेथड से करेंगे, फीफो लीफो एवरेज। लेकिन स्टॉक को वैल्यू करते हुए, जब स्टॉक को वैल्यू करोगे तो फीफो मेथड अगर है तो उसमें है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टॉक को जब वैल्यू करेंगे तो हम नए आइटम से वैल्यू करेंगे, क्योंकि पुराना आइटम तो बिक गया ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टॉक में नया आइटम बच रहा होगा ना, अगर फीफो मेथड है तो लेटेस्ट आइटम उस पर अप्लाई, रेट अप्लाई करेंगे। तो ये उसके बाद जब स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी तो अवेलेबल में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। देखो, फिजिकल इन्वेंट्री इज वैल्यूड बाय द रिस्पेक्टिव एट एनी वन मेथड ऑफ डिफाइंड अबव, फीफो लीफो एवरेज। लेकिन याद रखो कि हम इन्वेंट्री की जब वैल्यू करेंगे तो फीफो मेथड होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इशू के टाइम अप्लाई होता है ना। इन्वेंट्री पे रेट जो अप्लाई होगा वो बिल्कुल करंट रेट अप्लाई होगा, और लीफो के अंदर लास्ट इन फर्स्ट आउट। इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे तो पुराना रेट से अप्लाई कर, रेट वैल्यू करेंगे, और मूविंग एवरेज में तो वही एवरेज रेट अप्लाई होगा, जैसे बताया हुआ। इस तरीके से ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद हम फिर ये फॉर्मेट यूज होगा, याद रखो आपका, इस फॉर्मेट को याद रखना है। अगर हमारा वो है पीरियोडिक सिस्टम है, ठीक है? क्लियर हो गई बात? ठीक है, ठीक है। अभी ये नाउ क्लास को एंड कर रहे हैं हम, ठीक है? कल हमने ये आपको ये पढ़ाना है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे और फिर स्पेशल जर्नल भी डिस्कस करेंगे कल के दिन,
ठीक है, ठीक है भाई। ये हैंड आउट मैं कल की क्लास के बाद सारा आज करे और कल का मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, ठीक है। ओके फिर स्टूडेंट, आवाज आ रही है? भाई मेरी आवाज सुन रहे? जी सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। कल टाइम पे बिल्कुल 2 बजे आप लोग ऑनलाइन हो जाना सब। बेहतर सर। इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।